वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी जारी थी। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज का हुआ इख्तिताम। ड्रॉ की हमने वो 2-2 रन से। एंड लेट मी टेल यू, अगर वो बारिश ना होती तो शायद 3-1 से हम हार जाते वो सीरीज। बिकॉज जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने हमारी कंडीशंस का फायदा उठाया, हमारी कंडीशंस में ऐसे खेला जैसे वो अपने होम में खेल रहे थे, तो मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाती है हमारे लिए। बट यस, डिस्कशन मैंने और फैसल ने काफी डिटेल में की है। मगर अब हमारे साथ ज्वाइन इन कर रहे हैं हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। खुशामदीद कहते हैं उनको। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा, हाउ आर यू? फैसल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, वालेकुम सलाम शाहिद भाई, वेलकम टू द शो, नाइस टू हियर फ्रॉम यू। बिल्कुल खैरियत से हैं। लाला, सीरीज देखी T20 की, मतलब ईद का तीसरा दिन और अजीब हो गया मूड हमारा। सवेरा मैं ये समझ रहा था क्योंकि जब न्यूजीलैंड ने टीम अनाउंस की तो क्योंकि उसमें मेरे ख्याल में 4-5 उनके जो मेन प्लेयर थे वो नजर नहीं आ रहे थे, तो मुझे ये फील आ रहा था कि यार हम इनको आराम से जो है ना वो 5-0 कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में आके पाकिस्तान की सरजमीन पे सीरीज को बराबर कर लेना, आई थिंक ये बड़ा मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है कि आप ऑलमोस्ट एक नई टीम के साथ आए हो। और हमारी टीम जो थी वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ थी। ये ऐसी टीम है कि जो ऑलमोस्ट ज्यादा सारे ही लड़के, हमारे वर्ल्ड कप वाले लड़के जो वर्ल्ड कप में जाएंगे, तो देखिए बात वही है कि आप हारते इसी वजह से हो क्योंकि आप ज्यादा गलतियां करते हो। जो टीम जीतती है वो कम से कम गलतियां करती है। लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से खेला है, मेरे ख्याल में मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि हमारी इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइन जो है हमारी, और उसके बावजूद हमने इतने रन करवा दी। जो अगर लास्ट मैच की बात करें तो मेरे ख्याल में गलतियां बहुत हुई हैं हमसे। फील्डिंग में गलती हुई है। आप देखिए कैचेस विन मैचेस, पुरानी बातें सुनते हुए आ रहे हैं, और ऐसे मौके के ऊपर पास में भी हुआ है हमारे साथ के कैच छोड़ दिए गए और मैच आप पूरा हार गए। एंड देन फिर आपकी इतने तगड़ी बॉलिंग लाइनअप, ऐसी फास्ट बॉलिंग, ऐसा पेस बड़े कम टीमों के पास है। लेकिन उसके साथ जो है वो वेरिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं हमेशा से कहते हुए आया हूँ। हमारी शुरू से स्ट्रेंथ रही है सवेरा यॉर्कर्स। हमेशा हमारी फास्ट बॉलर, अगर आपके पास अच्छा पेस है तो आपके पास यॉर्कर या लेंथ बॉल को मारना मेरे ख्याल में कोई इजी नहीं है। तो हम कंसिस्टेंट नहीं थे अपनी लाइन और लेंथ में। अगर मैं शाहीन की बात करूं, शुरू के 2 ओवर ठीक है, अच्छे किए, लेकिन जहां पे उसको मैच जितवाना चाहिए था, जहां पे अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, वहां पे उसका जो एरिया था वो बहुत ही गंदा एरिया था। बहुत ही गंदी जगह पे बॉलिंग की है। ना वो प्रॉपर यॉर्कर थी, ना वो प्रॉपर लेंथ बॉल थी। हारिस रऊफ का भी यही है। एहसान, चलो एहसान का तो थोड़ा सा आप दे दो कि अभी नया नया उसका क्रिकेट शुरू की है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर शादाब की भी मैं बात करूं साथ में, तो शादाब की परफॉर्मेंस को हमेशा मैं बहुत हाईली रेट करता हूं, इसलिए कि 6-7 ओवर के बाद आता है, वो मिडिल में ओवर करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर होते हैं। और शादाब को मैं काफी अरसे से देख रहा हूँ कि वो अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। इवन के इमाद वसीम भी लेफ्ट हैंडर को वो कंफर्टेबल कभी भी फील नहीं करता, लेकिन कल के मैच में उसने फिर भी अच्छी बॉल कर ली। तो मेरे ख्याल में शादाब के ऊपर जिम्मेदारी, उसकी परफॉर्मेंस हमेशा से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो शादाब अपने आप को एज अ बैट्समैन के तौर पे अपने आप को थोड़ा सा साइड पे करे और बॉलिंग पे ज्यादा फोकस करे। उसकी स्ट्रेंथ उसकी बॉलिंग है, वो में रहेगा तो अपनी अच्छी बॉलिंग की वजह से ही रहेगा। बिल्कुल, वेरी ट्रू। शाहिद भाई, बाबर की कप्तानी को किस तरह रेट करेंगे? बिकॉज उन्होंने कहा कि हम 10-15 रन शॉर्ट थे, हालांकि 193 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए। हमने देखा था इन पिचेस पे ही पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करते हुए भी बाबर जो है वो 200 रन डिफेंड नहीं कर पाए थे। तो आप किस तरह रेट करेंगे बाबर की कप्तानी को कल के मैच में भी और ओवरऑल सीरीज में? यार मेरे ख्याल में तो इतने तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के साथ मैं तो समझता हूँ इस बॉलिंग लाइनअप के साथ 160-70 रन भी दूसरी टीमों को नहीं करने देने चाहिए। देखिए बाबर क्योंकि मेरे ख्याल में 3-4 साल हो गए कंटिन्यू पाकिस्तान टीम की कप्तानी किए जा रहा है। आई नो थोड़ा सा जो एज अ कैप्टन जो लर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अब ज्यादा गलतियों की गुंजाइश उसके पास भी नहीं है। अगर कल की बात करें या उससे पहले के मैच की बात करें, तो मेरी बाबर से बात हुई थी कि बैटिंग ऑर्डर जो इफ्तिखार 8वें नंबर पे आया था, तो उससे मेरी यही बात हुई थी कि आपके जो जेन्युइन बैट्समैन है उन्हें मौका दें, उनको ऊपर खिलाएं और ताकि उनके पास ओवर्स हो। तो क्योंकि वो इफ्तिखार आपके पास है तो आप शादाब को भेज रहे हो, आप शाहीन को भेज रहे हो। आई मीन वो समझ नहीं आ रही थी मुझे सोच। देन लास्ट मैच में मैं समझता हूँ कि 2 डिसीजन उसके अच्छे थे कि इफ्तिखार को अपने नंबर पे उसने बारी कराई। एंड देन इमाद वसीम, जो नया बॉल से ही फायदा है इमाद वसीम का बॉलिंग करना,
कि शाहीन के साथ अगर आप वो नया बॉल करता हो विकेट लेके देता, क्योंकि इमाद वसीम जो है वो नए बॉल से ही इफेक्टेड है और उसका फायदा उसी वक्त है कि वो नए बॉल से विकेट लेता है और काफी अरसे से नया बॉल कर रहा है। तो इमाद वसीम का रोल, वो जो डिसीजन था, वो मैं समझता हूँ कि दोनों मैचों के अंदर बाबर का अच्छा था। बट लाला, एक सबसे बड़ा मसला जो कल भी दिखा मैच के दौरान, जिस पे बहुत ज्यादा बात भी हुई, एक तो हम ठीक है जब इफ्तिखार को नीचे भेजा था तो बाबर ने ये रीजन दी कि हम डेटा की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम मैचअप्स पे काम कर रहे हैं, मगर कल उस मैचअप का क्या हुआ जहां मिडिल ओवर्स में जो है वहां हमारा हर बॉलर अगर पिट रहा था तो क्यों इफ्तिखार को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया? इफ्तिखार जो कि रेगुलर बॉलिंग कर रहे हैं इस सीरीज में, उनको क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया गया? एंड देन दूसरी एक और चीज, इतने गैप्स, आप अगर अपने बॉलर्स को कह रहे हैं कि फुल लेंथ बॉलिंग करनी है, इतने गैप्स फील्ड में, इतनी बड़ी बड़ी पॉकेट्स, पिंडी का ग्राउंड कोई बड़ा नहीं है, उसके बावजूद इतनी बड़ी बड़ी पॉकेट्स के चैपमैन और नीशम को मसला ही नहीं हुआ कोई। सवेरा आपने बहुत अच्छी बात की है और क्योंकि मैच देख रहे थे तो जाहिर बात है अब दो लेफ्ट हैंडर लगे हुए हैं, हमारे लेग स्पिनर, दोनों लेग स्पिनर लगे हुए थे और आप देख रहे हो कि उन्हें रन हो रहे हैं, तो वाई नॉट। इफ्तिखार ने इससे पहले भी मैचेस में बॉलिंग की है अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स और उसने बड़ा अच्छा बॉल की है। उसने जब भी मैंने उसको देखा उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। जैसे मोहम्मद हफीज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, तो वो जब भी खब्बे आते थे तो जो भी कप्तान होता था वो हफीज को लेके आता था। और मेरे ख्याल में देखें, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। इफ्तिखार जो है वो आपका, मेरे लिए तो ये भी हैरत की बात है कि इफ्तिखार जैसे प्लेयर वनडे स्क्वाड के अंदर नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है इस नंबर पे जो हिटिंग भी करता है, जो सेंसिबल इनिंग खेलता है, इनिंग को बिल्ड करता है, जहां जरूरत होती है सिंगल डबल, जहां छक्के चौकों की जरूरत है वो खेलता है, बड़े जबरदस्त खेलता है। तो मेरे ख्याल में उसका, मेरे लिए हैरत है कि वनडे के अंदर वो लड़का नहीं है। और साथ में देखिए सवेरा, यही वो चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि बाबर जल्द से जल्द इंप्रूव करे। जो आपने फील्डिंग की बात की कि बॉलर्स अगर किसी लेंथ पे बॉल कर रहे हैं तो उस हिसाब से उनकी फील्ड जो होती उस हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका मिड ऑफ ऊपर है, एक्स्ट्रा कवर ऊपर है, एंड देन फिर आप आगे बॉलें कर रहे हो। तो आप बॉलर्स के साथ जो है वो कप्तान का जो प्लान है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर आप ये नहीं है कि हम मीटिंगों के अंदर एक दो दो घंटे बैठे रहे, प्लान बनाते रहे और फिर प्लान को एग्जीक्यूट ना कर सके ग्राउंड के अंदर, तो फिर फायदा नहीं है इतनी लंबी लंबी मीटिंगें करने का। तो आई मीन कि कल मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि हमारे बॉलर्स ने मैच जितवाना चाहिए था, स्पेशली हमारे जितने भी बॉलर, चाहे वो फास्ट बॉलर हैं, स्पिनर्स हो, और बॉलिंग तगड़ी करनी चाहिए थी। लेकिन दोबारा कहूंगा कि शादाब का रोल बीच के ओवर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल डर के बॉल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो डर के बॉल करता है, वो उसको मार खाने से ना डरे, मार खाने से बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। आउट भी करेगा वो, सिर्फ ये ना समझे कि राइट हैंडर को ही वो बॉल कर सकता है, खब्बों को भी बॉल कर सकता है। उसके बाद अच्छा गुगली है, एक साइड पैक करके बॉल कर सकता है या सिंगल करवा सकता है खब्बों को। शायद भाई, बैटिंग ऑर्डर पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हम देखते हैं कि वही बैटिंग ऑर्डर हमने कंटिन्यू किया है कि ओपनिंग में हमारे पास रिजवान और बाबर हैं। इस सीरीज़ में भी हमने कोई चांस नहीं लिया, वही दो आपके पास ओपनर्स रहे। उसके बाद दो यंगस्टर्स हैं जो उसके बाद फॉलो करते हैं। फ़खर जमान की परफॉर्मेंस भी काफ़ी नॉन सीरियस रही इस सीरीज़ में। हमने देखा हारिस को चांस मिला, उन्होंने भी एक रैश शॉट खेला। सो हाउ डू यू सी द बैटिंग ऑर्डर? डू यू थिंक कि कोई इसमें चेंज होनी चाहिए या आपको लगता है कि हमें इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, स्पेशली ओपनिंग स्लॉट में? अच्छा, मैं तो खैर शुरू से ही जो है ना वो क्योंकि फ़खर या रिजवान, फ़खर या बाबर, मुझे एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए। लेकिन देखें, अगर काफ़ी अरसे से बाबर और इसको देखें रिजवान को, तो बाबर के भी अगर स्ट्राइक रेट चेक करें ये कुछ अरसे से, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि बड़ा इंप्रूव किया है उस लड़के ने। रिजवान साथ में होता है। देखिए, इन दो प्लेयरों में से आपको एक प्लेयर चाहिए जो रन करे, और तीसरा नंबर भी तकरीबन ऑलमोस्ट ओपनर ही होता है। 6 ओवर को यूटिलाइज करना होता है जो प्लान होता है। बाकी आपने हारिस की बात की, वो भी आपका एक एग्रेसिव प्लेयर है, लेकिन कल की शॉट तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने भी अपने कैरियर के अंदर बड़ी इस तरह की शॉटें मारी हैं। लेकिन आप सवेरा, आप जब सिर्फ जेन्युइन एज अ बैट्समैन खेल रहे हो और ऊपर नंबर पे खेल रहे हो, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में मैच्योरिटी आनी चाहिए कि यार आपका पहला बॉल है, चले आपके पास अगर सामने शॉटें ना हो तो आप इस तरह की शॉट खेल लो तो समझ आती है। आप इतनी अच्छी तगड़ी शॉटें मारते हो मिड ऑन, मिड ऑफ पे, मिड विकेट पे, आप आती ही पहला बॉल आपने एक विकेट गिरी है और आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। आई मीन कि आप खेलो तो सही ना, कुछ आप बॉले ही खेल लो।
सीधा एज अ बैट्समैन, क्योंकि आप जेन्युइन बैट्समैन हो, आपको एज अ बैट्समैन खिलाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये वो मौके हैं जो कि बैट्समैनों को जाया नहीं करना चाहिए। नो डाउट टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को फिर परफॉर्म करके ही दिखाना पड़ेगा। अब जैसे वो नया लड़का था मार्क ने जो बैटिंग की है, नया प्लेयर है, मुझे नहीं पता कि उसने कितने T20 खेले, लेकिन ऐसी इनिंग अगर एक यंग लड़का आके खिलाता है कि मैच ही जितवा दे, और सारी जिंदगी उसकी यादगार ये इनिंग हो गई होगी पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग के खिलाफ। तो इस तरह का हमारे पास नो डाउट टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट को जो है वो मौके भी मिल रहे हैं, तो उस मौके को मिस ना करें, जाया ना करें। मैं हमेशा से कहता हूं कि हमारे नए बच्चों पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। हमारे नए बच्चे जब कुछ करते नहीं है, फिर वही सोच हमारी पुराने प्लेयरों की तरफ चली जाती है। तो इन बच्चों की ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और मार्क चैपमैन ने बिल्कुल मौके का भरपूर फायदा उठाया कि नहीं जी, मेरे जो मेन लड़के हैं टीम के वो नहीं हैं, वो इस वक्त IPL खेल रहे हैं, मुझे मौका मिला है, व्हाई नॉट टेक अ चांस और उस मौके का फायदा उठाएं। एंड मतलब ये एक मैच नहीं, इससे पिछले मैच में भी जो है उन्होंने 65 ऑड रन्स बनाए थे, नॉट आउट रहे थे। मगर लाला एक चीज और जिस पे कल बात हुई जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है और हम वक्तन फवक्तन इस पे बात करते हैं, क्या टीम की जीत जरूरी है या पर्सनल माइलस्टोन जरूरी है? एक बहुत इंपॉर्टेंट कल बात हुई कि आखिरी 3 ओवर्स में शायद पाकिस्तान और चिप इन कर सकता था, हम 210 215 तक के स्कोर तक जा सकते थे, मगर क्योंकि ऑन द लाइन ऑन द ग्रिल इस वक्त रिजवान की सेंचुरी थी, जिसकी शायद कोशिश पूरी टीम मिलके कर रही थी। इवन इमाद जहां रन बनने की गुंजाइश नहीं थी, वहां रन भागने की उन्होंने कोशिश की, बिकॉज रिजवान को स्ट्राइक देना था, रिजवान की सेंचुरी होना जरूरी थी, जो कि आखिर में हुई भी नहीं। और शायद उन 10-15 रन की कमी की वजह से पाकिस्तान ये सीरीज अपने नाप नहीं कर सका। आपको लगता है ये जो पर्सनल माइलस्टोन्स के जो मसला है, ये एक बहुत बड़ा मसला है और पाकिस्तान टीम में इसमें प्लेयर्स को अब झंझोड़ देना चाहिए कि पहले टीम पाकिस्तान एंड देन योर पर्सनल माइलस्टोन्स? देखिए, अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस हो और टीम हार जाए तो फिर उसका फायदा तो नहीं उस परफॉर्मेंस का। वो यादगार परफॉर्मेंस नहीं होती। हाँ, अपने लिए आपकी यादगार होती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यादगार नहीं होती। इट्स अ टीम गेम जी, इट्स अ टीम गेम। और आपको देखें, मैं हमेशा बड़ा रिजवान को बहुत हाईली रेट करता हूँ, और जब वो परफॉर्म नहीं भी कर रहा था, बैट पैच आया था, तब भी मेरे लिए वो मेरा फेवरेट प्लेयर ही था। और मैं समझता हूँ कि मुझे कभी इस तरह की फीलिंग रिजवान से आई नहीं कि वो अपने रंजों के चक्कर में है। वो तो आई डोंट नो कि आप लोगों ने क्या उसको फील किया, लेकिन मेरे ख्याल में जब एक अपॉर्चुनिटी थी कि यार मैं 100 हो सकते हैं, लेकिन 100 का मतलब ये नहीं कि सामने वाला बैट्समैन आपको सिंगल लेके दे और आखिरी ओवर चल रहा हो। तो ऐसे मुझे सवेरा मुझे ये फीलिंग नजर नहीं है कि इस वजह से कहीं उन ओवरों में जो है ना वो रन नहीं हुए। लाला, रन हुए मगर ऑपोजिशन की साइड से, मतलब इमाद ने जो है वो चौका भी मारा, छक्का भी मारा, मगर वो नर्वस 90s जो है मेरा ख्याल से रिजवान ने बहुत ज्यादा या तो अपने सर पे सवार कर लिए थे, बिकॉज आखिरी 2 ओवर्स में सिर्फ 10 रन जो हैं वो चिप इन कर सके रिजवान। दो के रिजवान हैव ऑल द कैपेबिलिटी, और कैपेबिलिटी है इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि उस कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने रन नहीं किए। बट मूविंग ऑन फर्दर लाला, हमने बाबर की कैप्टनसी की बात की है, थोड़े से कुछ स्टैट्स हमारे सामने हैं। हम अपने होम सीरीज और होम सीरीज की जो डिटेल्स है उसके हवाले से बात करें तो जनवरी 2022 से लेके अभी तक 2020 तक जो हम पहुंच गए हैं, हमने कौन कौन सी सीरीज खेली, कितनी हारी, कितनी जीती, वो हमें देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज हमारा जो होम सीजन था ना, वो इस दफा बहुत भारी भरकम था, बहुत सारी टीम्स आई। और सबसे पहले अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो फैसल अगर आप इसको फर्दर ले जाएं। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ने अपने होम कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया से हम 1-0 हारे, इंग्लैंड से हम 3-0 हारे और फिर न्यूजीलैंड से हमने सीरीज को ड्रॉ किया। सो टेस्ट सीरीज में वी कुड नॉट विन अ सिंगल टेस्ट मैच इन होम कंडीशंस, जो एक काफ़ी कंसर्निंग बात है। और उससे बाबर की कप्तानी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं। सो ओडीआई फिर हम बात करते हैं। अगर ओडीआई की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से 2-1 जीता, वेस्ट इंडीज से हम 3-0 जीते और न्यूजीलैंड से हम हारे हैं 2-1। सो ओडीआई में हमारी परफॉर्मेंस कुछ हद तक बेहतर है। और अच्छी बात यह है कि अब ओडीआई क्रिकेट बहुत आनी है, आपने एशिया कप ओडीआई फॉर्मेट में खेलना है, वर्ल्ड कप ओडीआई फॉर्मेट में खेलना है। देन वी कम टू द T20 रिकॉर्ड्स। पाकिस्तान होम सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया से हारा है 1-0, इंग्लैंड से हारा है 4-3, यादगार सीरीज़ थी। उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल हारा इंग्लैंड से। और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने अभी जैसे देखा 2-2 ड्रॉ किया है। और जैसे हम कह रहे हैं अगर उस दिन बारिश ना होती तो शायद ये किसी भी तरफ जा सकती थी सीरीज़, बट ओवरऑल
लॉट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट, बिकॉज आपके यंगस्टर्स से भी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी सीनियर टीम भी इसमें पूरी खेल रही थी। हाँ। और लाला, हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दीज परफॉर्मेंसेस ऑफ पाकिस्तान जो हमने देखिए फैसल लाला, 9 सीरीज हमने होम में 9 सीरीज खेली हैं, 2 ड्रॉ किए हैं, 2 जीते हैं, बस दैट्स इट। देखिए है तो फिक्र की बात ना, इसलिए तो मैं और आप लोग बात कर रहे हैं इस बात पे, क्योंकि होम सीरीज का तो फायदा जो एडवांटेज होता है वो यही होता है कि यार होम सीरीज है, हमने जीतना है, और ज्यादातर टीमें होम सीरीज जीतने के लिए खेलती है, जीतती है। तो मेरे ख्याल में ये बाकी बड़ी फिक्र की बात है। और मैंने जिस तरह पहले कहा कि बाबर काफी अरसा हो गया माशाल्लाह से लीड कर रहा है टीम को, तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें उसको पता होंगी। अगर नहीं पता तो मेरे ख्याल में जो मैनेजमेंट है उन्होंने बिल्कुल बात की होगी, और नो डाउट के इसको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके अब सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं। और बाबर अगर अपने आप को एज अच्छे बड़े प्लेयर के साथ साथ एक अच्छा कप्तान अगर मनवाना चाहते हैं, तो इस परफॉर्मेंस के साथ एज अ कैप्टन तो वो नहीं मनवा पाएंगे। मेरे ख्याल में बाबर को भी जो है वो इस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में जो भी डिसीजंस होंगे वो उसको करने हैं, और कर भी रहा है माशाल्लाह से, चीज़ों को लीड भी कर रहा है। पूरी पावर भी दी हुई है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, हर चीज़ है, सिक्योर है, सारे हम सब सपोर्ट कर रहे हैं उसको। लेकिन अब उसको जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ पाकिस्तान के लिए ऐसी अचीवमेंट ट्रॉफियों की शक्ल में, सीरीज की शक्ल में जो है ना वो अब उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। बिल्कुल लाला, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एक पिछले कुछ दिनों में एक नोशन बन गया था कि नहीं जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना प्रेशर डाला हुआ है बाबर के ऊपर कप्तानी का और इस चीज़ का कि वो उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी आ नहीं रही। एक अच्छी बात ये है कि अभी अनाउंस हो गया कि नहीं जी, वर्ल्ड कप तक बाबर इज आवर कैप्टन, विदाउट एनी डाउट्स, अपना बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होके खेलें, क्योंकि अब हमने ये ओडीआई सीरीज जो खेलनी है लाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो ओडीआई फॉर्मेट है इस दफा। सवेरा हर सीरीज इंपॉर्टेंट है, और ये अच्छा डिसीजन किया है क्रिकेट बोर्ड ने। मेरे ख्याल में आती कर देना चाहिए था कि भाई बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड कप तक कप्तान होंगे। तो मेरे ख्याल में जो ये बहस वगैरह जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं, या सवेरा होता भी ये कि प्लेयरों के बीच में भी ना फिर चीजें माइंड में आ रही होती है प्लेयरों के कि यार मैं ना कप्तान बन जाऊं, मेरी तरफ कप्तानी आ रही है। ये एक इंसान की है, हम जब खेलते थे तो ये सारी चीजें हमारे टाइम में भी रही हैं, यार उसको कप्तानी से हटा रहे हैं या मुझे कप्तान बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। तो इसका बेहतरीन हल यही था कि आप उसको सीधा साल के लिए बोल दो कि भाई आप वर्ल्ड कप तक के लिए कप्तान हो, खत्म, जो आप कर सकते हैं करें, तो ताकि और प्लेयर भी उनके भी जहनों से निकल जाए कप्तानी का भूत। बिल्कुल। शायद भाई, आपको ये लगता है कि हम जो है थोड़ा सा कंप्लेसेंट थे इस सीरीज़ में भी, और हम थोड़ा सा जो इंटरनेशनल जो टीमें सक्सेस हासिल करती हैं उसको हम अडाप्ट नहीं करते? जैसे हमने इंग्लैंड को देखा है, उन्होंने अपना पूरा फॉर्मेट, खेलने का तरीका पूरा चेंज कर लिया है, वरना वो बड़ा स्ट्रगल करते थे आईसीसी टूर्नामेंट्स में, लेकिन अब वो रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप भी जीता, वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता 50 ओवर। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ये जो लर्निंग्स हैं वो नहीं अडाप्ट करता। आपकी अगर बेंच को देखें तो वो सही यूटिलाइज़ नहीं होती। आप स्ट्रगल करते हैं जब बाबर ना खेलें या रिजवान ना खेलें, आप कोशिश करते हैं कि जो आपके पसंदीदा प्लेयर्स हैं उनको आप खिलाते रहें। जैसे हम देखते थे हसन अली, लगता था कि वो मिसफिट हैं लेकिन वो खेल रहे थे। अभी अगर शादाब को देखें तो हमें लगता था कि शायद उनको रेस्ट करवाया जा सकता था, लेकिन वो खेलते रहे। सो डू यू थिंक कि ये जो चीज़ें हैं कि हम अडाप्ट नहीं करते, हम चेंजेस के लिए घबराते हैं, ये चीज़ें अब अफेक्ट करती हैं जो हम रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, या आगे जो सीरीज़ आनी है उसमें भी हम डरे हुए हैं कि हम वर्ल्ड कप में किस तरह परफॉर्म करेंगे या एशिया कप में किस तरह परफॉर्म करेंगे? फैसल, अभी आपने बात की है, इंग्लैंड की मिसाल दी आपने, तो इंग्लैंड किस तरह क्या किए उन्होंने, ऐसा क्या प्रोसेस था उनका? उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन्होंने काउंटी क्रिकेट में किए हैं, क्लब में किए हैं, वहां से प्लेयर्स का माइंड चेंज किया, उन्होंने काम किया है यार, तब जाके वो बेस्ट टीम बनी है। हम क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कि वो बेस्ट है, तो उसकी वजूहात है, उन्होंने वो कौन से ऐसे प्रोसेसेस किए हैं, उनको नीचे से शुरू किया है, उन्होंने माइंड सेट नीचे से चेंज किया है। कोई अब हम अचानक अगर पाकिस्तान टीम का माइंड सेट चेंज करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको आपको जो है वो नए, जो हमारे टैलेंट आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनके अंदर उनके साथ ये कॉन्सेप्ट को जो है ना, ये अवेयरनेस उन बच्चों को देनी है। जो मैंने आज जब चीफ सिलेक्टर बना था
जब मैंने कहा था कि स्ट्राइक रेट जो है वो इतना होना चाहिए 120, 130, 135 के बीच में, वो सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए नहीं था, वो उन बच्चों के लिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट अंडर 19, ताकि उन बच्चों को अभी से प्रिपरेशन होती उनकी। तो मेरे ख्याल में देखें, एक तो वो चीज है, दूसरा उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से इंग्लैंड के टीम ने किया, उनके जो भी स्पोर्ट्स डायरेक्टर वगैरह जिस तरह लेके चले वो थे। दूसरा, हमेशा मैंने बात करता रहा हूँ, सवेरा हम लोग बात करते रहे कि आपकी बेंच जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बेंच स्ट्रांग का मतलब यही होता है कि अगर आप जैसे शादाब है, भाई शादाब को 2-3 मैच खेल लिए, 5 मैच खेल लिए, ठीक है, आपके पास नीचे बेंच पे उसामा मीर है, उसामा मीर को खिलाओ, उसको कॉन्फिडेंस दो थोड़ा सा। कभी कभार प्लेयर को रेस्ट चाहिए होता है, जब रेस्ट चाहिए होता है, जब देख रहा होता है कि यार मेरे पीछे एक प्लेयर बैठा हुआ है, वो परफॉर्म कर रहा है, मुझे जब मौका मिलेगा मैंने परफॉर्म करना है, वरना प्लेयर बैठा हुआ है पीछे, तो हमें मौके देने चाहिए। एहसान उल्लाह की अगर मैं बात करूं, वो शारजा में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके आया, उसको आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ बिठा दिया यहाँ लाके, ये तो गलत है। और उसको हमने सीरीज का आखिरी मैच दे दिया, यार अब उसको चांस दो, खिलाओ उसको, अभी खेलने के दिन है उसको। उसकी परफॉर्मेंस ना होती तो आपके बेंच के ऊपर नसीम शाह बैठा था या दूसरा तीसरा बैठा हुआ था, उनको खिला देते। लेकिन एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस जरूरी है। और लाला, अब ये मौका जो है मेरा ख्याल से ओडीआई जो सीरीज है हमारी, उसमें ये मौका जो है वो दिया जा सकता है। उसामा मीर को आप शादाब के जगह जो है वो चांस दे सकते हैं, खिला सकते हैं। आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि जो है किस तरह वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बिकॉज उसामा की अभी रीसेंट पास में परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। उसी तरह क्या ऐसा हो सकता है कि रिजवान रेस्ट कर लें थोड़ा सा, कि मोहम्मद हारिस को इंक्लूड किया कि मोहम्मद हारिस को मौका मिल जाए खेलने का? ओडीआई के हिसाब से आपको क्या लगता है क्या क्या तब्दीली करनी चाहिए? लाला देखें, अभी आप मोहम्मद हारिस पे भी कोई 100% कॉन्फिडेंट तो नहीं है ना कि वो आपके लिए जाएगा और डिलीवर करेगा। रिजवान ये है कि बैटिंग करने जा रहा होता है तो बंदा कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं यार ये रन करेगा ये लड़का, ठीक है ना। तो वो कॉन्फिडेंस तो हारिस की तरफ से जब परफॉर्म करेगा तो हमें मिलेगा ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि रिजवान को, हाँ ठीक, आप मैचेस खेलें, रिजवान खेलें, उसके बाद आप चांस दे सकते हैं, हारिस को बिल्कुल चांस दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि रिजवान भी खेल रहा है और हारिस भी खेल रहा है और हारिस को एज अ बैट्समैन खेल रहा हो, तो वो उसके फेवर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। सीरीज इंपॉर्टेंट है, होम सीरीज है, जीतना चाहिए हमें। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप में जाने से पहले उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, इंडिविजुअल और एज अ टीम। बाबर के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लाला, वक्त का मुकाबला सख्त क्या एक्सपेक्ट करें, जल्दी से बता दें क्या होना चाहिए? 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज। सवेरा एटलीस्ट सीरीज तो जीते ना, जीते, चले 3-2 करते हैं इसको, चले मॉडेस्ट होके हम 3-2, हाँ मॉडेस्ट होके, हम नहीं कह रहे 5-0 कर दे, हम नहीं कह रहे 4-1 कर दे, 3-2 करें, सीरीज जीते, कॉन्फिडेंट फील करें, ताकि आगे क्रिकेट जो भी मैचेस आ रहे हैं आप कॉन्फिडेंस के साथ टीम को उतारें ग्राउंड में। ठीक है लाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और वक्त यह है वो गेम सेट मैच का खत्म हो गया है। आई होप हमें अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखें। आज से एक फ्री फ्लो फिर से गेम सेट मैच आप रोजाना देख सकेंगे, एंड नॉट जस्ट क्रिकेट, और भी स्पोर्ट पे डिस्कशन करेंगे हम। साथ साथ बीच में कहीं ना कहीं आस्क लाला, #AskLala सेगमेंट हम पहले से अनाउंस कर देंगे। ट्विटर हैंडल हमारा फॉलो करते रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सवेरा और फैसल को इजाजत दें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।